नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में हम एक बार फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप और उनके नए नए जो ट्वीट आते हैं या उनके फैसले होते हैं उसके पास लेकर चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो 40 दिन तक ठप पड़ा हुआ था सरकारी काम जो था, खासतौर पे अब शायद सरकारी कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में एक सहमति बनी और उसी को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है कि जो टैरिफ को गलत मानते हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गुप्ता साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर कुमार रामकृष्णा पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजीव जी आपके पास आना चाहूँगी। जो ये 40 दिन तक नुकसान हुआ अमेरिका में और अब जब वापस से सिर्फ जनवरी तक की एक सहमति बनी है, इस पूरी सहमति को जो नुकसान हुआ उन सब तमाम पूरे पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं? अदिति, जब ये शुरू हुआ, मैं बाई चांस यूएस में ही था जब ये लॉकडाउन का ये सब वहाँ पे शुरू हुआ। अच्छा। गवर्नमेंट बंद होने का, मैरीलैंड में था मैं उस टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि यूएस की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है और ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं पिछले कई साल से ये बात कह रहा हूँ। इतनी ख़राब है कि अब इस टाइम उसमें लगता है, आप देखिए बड़ा सिंपल होता है ये सब। आपका एक बजट है, एक आपका रेवेन्यू है, एक आपका स्पेंडिंग है, वेरी सिंपल। तो 7 ट्रिलियन डॉलर तकरीबन खर्चा है, 5 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू है, तो 2 ट्रिलियन डॉलर हर साल वो उसमें ऐड हो रहे हैं। ऐड होते होते अब इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगले 10 साल शायद 10 ट्रिलियन डॉलर, 10.5 ट्रिलियन डॉलर की इंटरेस्ट कॉस्ट दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आप क्या करिएगा? या तो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करिएगा। जो चार्ट्स दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि रेवेन्यू अगले कई साल तक बहुत मॉडरेट बढ़ने की उम्मीद है। क्यों मॉडरेट बढ़ने की उम्मीद है? रेवेन्यू कैसे बढ़ता है? रेवेन्यू जीडीपी के बढ़ने से बढ़ता है। जीडीपी क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि आपकी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑलरेडी पीक्ड आउट है। दो ही चीज़ें होती हैं, एक कैपिटा कितने हैं और पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है। कैपिटा भी नहीं बढ़ रहे खास, मतलब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी कोई खास नहीं है, और पर कैपिटा ऑलरेडी कंजम्पशन हाईएस्ट एंड पे है, वो भी बढ़ना मुश्किल है। एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए ऐसा करने की कोशिश करी गई कि जितनी भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको बंद किया जाए। मुझे लगता है गेम प्लान ये था कि एक बार ये बंद करेंगे तो कुछ लोग अपने आप छोड़ देंगे, उसके बाद अपने आप उसमें कटौती आ जाएगी। सो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस बाहर से दिखते हैं आपको, मुझे लगता है कंपल्सिव डिसीजंस हैं और शायद वो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां खुद को भी समझ में आना बंद हो गया है कि इसको किस तरह से उसमें से बाहर निकाला जाए। जैसे एक बड़ी कंपनी होती है, आपने देखा, कोई खास फ़र्क नहीं होता इन चीज़ों में। जैसे कंपनीज़ होती हैं, बड़ी कंपनीज़ होती हैं, डेट लेती जाती हैं, जब तक सब बढ़िया चल रहा होता है तो वो बड़ा साहूकार होता है, उसको लगता है कि पैसे दे दो, पैसे वापस आ जाएंगे। ऐसे यूएस है, दुनिया का बड़ा साहूकार, उसको पैसे देते जाओ, पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अब वो सब चीज़ें दिक्कत में आती दिख रही हैं। सर एक बात बताएं, जब ऐसा सरकारी काम ठप होता है या पैसे का फ्लो ठप होता है, ऐसे केस में जो नेशनल सिक्योरिटी, जो एक बहुत ज़रूरी काम होता है, नेशनल सिक्योरिटी के काम हो या सरकारी जो कंपल्सरी काम होते हैं जो होने ही होते हैं, उनका क्या सिस्टम रहता है सर? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में ये है कि जो वो कहते हैं कि नॉन इमरजेंसी या नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उन पे हम कम करते हैं एक्सपेंडिचर। लेकिन अब यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया कि नॉन एसेंशियल के नाम पे देखिए, एक तो हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर की थी स्कीम, उसको बंद करने की कह रहे हैं, जो डेमोक्रेट्स उसके खिलाफ है। अब आज सर उस पर भी सहमति बन पाई है या नहीं? अब आज ये पता नहीं कि उसमें सहमति कितनी बनी, क्योंकि डेमोक्रेट्स चाहते थे कि वो स्कीम रहे और
ट्रम्प कहते थे नहीं वो वेस्टफुल है, उससे सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को फ़ायदा होता। तो आज जो डिसीजन हुआ है, जो सहमति बनी हो, उसमें क्या एग्जैक्टली ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ ये कि इसके नाम पे आपने देखिए नॉन एसेंशियल के नाम पे आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को टारगेट किया। अब हालत ये है कि एयरलाइंस अभी तक, कल तक तो 10% से ज़्यादा फ्लाइट्स अफेक्ट हुई थी और 1,500 के करीब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं या उनको ले ऑफ कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, कोर साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें का टारगेट किया गया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड हो जाता है। और फिर लोगों को जो असिस्टेंस मिलती है, जो लोगों को पैकेज मिलता है, वो उसकी परेशानी है। तो ट्रम्प को तो मैं तो कहूँगा, मैं आपकी गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ, ट्रम्प को तो मैं कहूँगा ही इज़ डोनाल्ड कंफ्यूज ट्रम्प। वो कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, उनको खुद ही नहीं मालूम होता। और हर चीज़ उनके लिए एक डील है, बिकॉज ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड नॉट वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन दैट टू। इसीलिए सर क्या डील हुई है दोनों के बीच, लेकिन इस बीच में मैं आपको ट्रूथ सोशल पे उन्होंने एक लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन एक पहली लाइन में आपको पढ़ के बताती हूँ। पीपल दैट आर अगेंस्ट टैरिफ्स आर फूल्स। और लंबे चौड़े के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया आखिरी लाइन में कि अब मैं एक डिविडेंड जो कि $2,000 का पर पर्सन, एक्सेप्ट जो जिनकी इनकम हाई इनकम है, यानी पैसे वाले लोगों को नहीं मिलेगा, इसके अलावा वो सभी को, पूरे अमेरिकन को या वहाँ रहने वाले लोगों को $2,000। ये तो हम यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर तो बहस का विषय हो जाता है, चर्चा हो जाती कि मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो अब इसकी वजह क्या है? पहला कि क्या जब अभी गवर्नर नहीं बन पाए उनके नाम पर, या फिर न्यूयॉर्क में जो कुछ हुआ, मेयर नहीं हुआ, इसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जाता दिख रहा था, तो वो उसको लुभाने की कोशिश है, या वास्तव में टैरिफ से बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है? डैमेज कंट्रोल। देखिए, अमेरिका में आप 2 ही टर्म रह सकते हैं प्रेसिडेंट जी, 3rd टर्म आप नहीं बन सकते आप। बात समझ गई? तो आपको ये सब करने की आपको जरूरत नहीं, आपको पता है कि अब अगला टर्म आपका होगा नहीं, ठीक है। लेकिन हम तो हिस्ट्री के आदमी हैं। अब हम तो कोई भी चीज़, जैसे गुप्ता जी लोग तो इकोनॉमिक्स से देख लेंगे, डिप्लोमेट है करेंट देख लेंगे, लेकिन हम तो पास्ट में जाते हैं जी, कि डोनाल्ड ट्रंप का हिस्ट्री क्या रहा है। मेरे हिसाब से वो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है अमेरिका के। पता है, ही इज ओनली 2nd पर्सन जो कि नॉन कंसिक्यूटिव प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इसके पहले 1885 में एक ग्रोवर कैबलेंडर थे, वो हुए थे 1885 में, फिर बीच में नहीं, फिर उसके बाद सेकेंड ही हुए। इनके साथ एक और ख़ास बात है कि दोनों बार फीमेल को हरा करके हैं। इनको मेल कैंडिडेट तो मिला नहीं था प्रेसिडेंट वाले में, जीत गए। तो इसलिए उनको बोलते हैं एक्सीडेंटल। एक बार जो बाइडेन से मुलाकात हुई तो हार गए, समझ रहे हैं आप। अब आ जाए इकोनॉमी के ऊपर, ये है बिजनेसमैन, ठीक बोले थे गुप्ता जी, अच्छा ये भी बोले थे। बिजनेसमैन का माइंडसेट अलग होता है, पॉलिटिशियन का अलग होता है, इकोनॉमिस्ट का एक अलग होता है, ठीक है। आप ओवरनाइट आप चाहे कि उसमें रिफॉर्म कर लें, आप टैरिफ में क्या कर लेंगे बताइए। आप इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा लीजिए। इंडिया के पास अपना प्रोडक्शन भी, अपना मार्केट भी है, लार्ज पॉपुलेशन है, ह्यूज एरिया है, ठीक है। और ये तो डिप्लोमेट इनको पता होगा कि वाजपेयी के टाइम में भी क्लिंटन सेंक्शन लगा दिया था। सेंक्शन किस पे लग गया? उल्टा अमेरिका पे लग गया। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया अमेरिकन सेंक्शन हटाइए, आपने हटाया क्योंकि आपको इंडिया का बाजार चाहिए था, ठीक। अब आप वहाँ पे इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो टैरिफ बढ़ाने से आपका सप्लाई तो कम हो गया। आपके यहाँ जो अमेरिका में जो जा रहा था यहाँ से एक्सपोर्ट, वो कम गया। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है तो याद देखिए लोकल गवर्नमेंट का भी इनकम बढ़ता है, और अगर वो कमता है तो आपका भी तो इनकम कमता है। मान लीजिए यहाँ से फार्मास्यूटिकल का सप्लाई हो रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जेम्स का हो रहा है, ज्वेलरी का हो रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलता है, आप ये नहीं देख रहे हैं आपकी वो टैक्स आपका कम रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद, कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो मार्केट में है ना, वो बहुत ख़राब हो गई है। और याद रखिए कि आपके कंट्री के लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है तो वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं जाता है, लोग डरते हैं वहाँ पे जाने से। आज कोई कश्मीर पैसा लगाएगा क्या? इतना सब कुछ हो गया, बिहार में कोई जाने के लिए तैयार है क्या? क्यों? क्योंकि उसको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। अब अमेरिका में लोग जाने से डर रहा है कि पता नहीं ट्रंप रात में क्या बोल दे और सुबह में क्या बोल दे, और हम वहाँ करोड़ रुपये ला के फंस जाए। रियल एस्टेट का उनका मेन है, रियल एस्टेट का बिजनेस।
भाई आज अपार्टमेंट बना दिया, नहीं बिक रहा तो होल्ड कर लेंगे साल भर 2 साल, जब रेट बढ़ेगा तो बेच लेंगे। चाहे गुड़गांव में ट्रम्प टावर हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, सब बिजनेस में तो ऐसा चलता नहीं ना। अब अंबानी अडानी ये लोग घबराएंगे वहाँ पे जाने से, क्यों जाऊँ, पता नहीं क्या कर दे, किसके अगेंस्ट क्या वारंट निकलवा दे। तो ये सब चीज़ एक पर्सनालिटी जो डेवलप किया लास्ट कुछ दिन के सेकेंड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, लगता है कि आदमी एकदम मेंटल केस हो गया हुआ है, इसमें है ही नहीं, ना तो स्टेटमेंटशिप नज़र आ रहा है, एक बच्चा टाइप का जो एक्टिविटी चल रहा है इकोनॉमी को लेकर के, किसी पॉलिसी को। अब बोला कि दीवार का अगर मेयर जीतेगा तो मैं उसका सारा पैसा बंद कर दूंगा। लो भाई जीत गया, आप क्या कर लोगे। फिर बोला कि नहीं, जो ज़रूरत होगा मैं दूंगा। अब सोचिए कि बिजनेसमैन क्या सोचेगा, जबकि लोकल पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप 2000 रुपये कहाँ से दे देगा, बस आप इंतजार किए थोड़ा दिन और 1-2 साल, इनके पास पैसे। अभी अमेरिका में तो हर सिटीजन इंस्टीट्यूट है ना ट्रीटमेंट के लिए, जो भी वहाँ है इंस्टीट्यूट है, पूरा बाय बर्थ इंस्टीट्यूट है, वो सारे इंश्योरेंस खत्म हो जाएंगे ट्रम्प के 4 साल खत्म होते होते। आप देखिएगा फिर कर देगा जी मैक्सिमम इतना लिमिट तक खर्च कर, इसके बाद वो तो ट्रम्प का या ट्रम्प के बिना भी जी जी एक्चुअली जो मेडिकेयर वगैरह पे उनका एक्सपेंडिचर है वो इस कदर बढ़ रहा है जी 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 कि वो सस्टेनेबल ही नहीं है। सस्टेनेबल और उसका फायदा इंश्योरेंस कंपनीज ले रही हैं, सस्टेनेबल नहीं नॉट द है। इंडिविजुअल। नहीं, और आज जो एक्सपेंडिचर भी है उसमें से, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेंडिचर अब डिस्क्रिशनरी वाले की जगह ही नहीं बची है, इट इज़ ऑल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो करना ही पड़ रहा है। मुझे लगता है, मतलब मैं क्योंकि कई बार ये सोचता हूँ कि क्या वाकई आदमी इतना पागल हो सकता है, सही बोल रहे हैं। देश इतना पागल हो सकता है। मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके पीछे या तो कोई और, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई और सोची समझी नीति है। वो क्या हो सकती है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये जान के ड्राइव कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वर्ल्ड डिवाइड हो, जहाँ पे वॉर हो, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री भी यही रही है। आपने बताया त्रिपाठी जी ने कि हिस्ट्री से आप देखें तो हिस्ट्री भी यही रही है कि जब जब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, उन्होंने कहीं ना कहीं वॉर कराया है, वॉर करा के आर्म्स बेचे हैं, आर्म्स बेच के अपनी कंपनी से रिकंस्ट्रक्शन कराई है। So that can be probably the only thought which might be driving. I beg to differ. He cannot be mad, I think. I mean, there have to be so many people who finally who, मतलब एक लोगों के पास सलाहकार भी होते हैं, देश चला रहे हैं after all. There must be people who are sitting behind him. Because otherwise, any of these things, जो भी ये चीजें हो रही हैं, उनका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। बैक टू बैक ऑल डिसीजन। जैसे मैं आपको इनकी बात बताता हूँ, करीबन अमेरिका में $4 ट्रिलियन का इंपोर्ट होता है, विच इज दुनिया का 12-15% का इंपोर्ट है। $4 ट्रिलियन का इंपोर्ट है। अब $4 ट्रिलियन का इंपोर्ट हम जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूम होता होगा ना सामान। मैं अगर सिटीजन हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता होगा, इसीलिए इंपोर्ट होता होगा ना। अब 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कम हो जाएगा, विच मीन्स क्या कंज्यूमर को चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी या महंगी मिलेगी, या फिर महंगी मिलेंगी। तो चांसेस तो यही हैं कि फिर वो महंगी मिलेंगी। महंगी मिलने से उन्होंने अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन लगाई कि ये 25% तकरीबन से रफली फ्रॉम 90, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, करीब $1 ट्रिलियन का मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा, और कोई तरीका नहीं मिल रहा है, इसी से कर लेते हैं। पर वो $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू किस पे आके पड़ेगा? फाइनली वहाँ के कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो क्या पॉलिटिकल जो कंपल्शंस होती हैं, वो क्या ये सब करने देंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्या वो सस्टेनेबल हो पाएगा? बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं। और इसीलिए शायद एक बात आपसे मैं वापस आके पूछूंगी कि जो $2000 की जो बात है, ये क्या हर साल देंगे या वन टाइम है? और अगर दे रहे हैं तो इसकी इकोनॉमी पे कितना और ज़्यादा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि कितना बड़ा भार उन पे ऑलरेडी है, डेफिसिट है, तो ये कैसे होगा सर? ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ इंडियन पॉलिटिक्स जब होती है तो लोग इलेक्शन कैंपेन में कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि वो पैसे आएंगे कहाँ से। एंड ऑल द मोर he's Trump. मुझे लगता है कि काफ़ी सीख रहे हैं वो ऐसी चीज़ें। अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, ख़राब चीज़ें सीख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो उनकी ऑलरेडी जितनी चीज़ें वो दे रहे हैं वो भी आज की डेट में अमेरिका का अगले 10-15 साल में दे पाना नामुमकिन हो गया है। सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें आर अंडर क्लाउड। तो कहाँ से $2000 घर से देंगे क्या? मतलब वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम?
बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 35 ट्रिलियन डॉलर जो है, पूरे दुनिया का डेट है 110 ट्रिलियन डॉलर, पूरी दुनिया का। नहीं, गुप्ता जी आप ठीक बोल रहे थे। अब उन्होंने टैरिफ बढ़ाया। दूसरा एक कंपेयर करें कि जो भी जितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो जो इस चाइना इंडिया में बैठा हुआ, वो आकर के अमेरिका में अपना रीप्रोडक्शन सेंटर बनाए, वहाँ पर रीप्रोड्यूस करें, फैक्ट्री बैठाएं। इतना के बावजूद कोई जानने के तैयार नहीं है। देखिए वो तो उन्होंने जापान से क्या किया, जापान से 500 बिलियन डॉलर का वो किया ट्रेड डील कि वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे यूएस में, और फिर जापान से उन्होंने कहा कि 50-50 के बजाय 10% आप लेंगे प्रॉफिट, 90% हम लेंगे। तो ऐसे में कौन आएगा? देखिए मुझे लगता है आपकी बात सही है कि ट्रम्प बेवकूफ़ नहीं है। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि ही इज़ नाइदर अ डिप्लोमेट नॉर ए सर स्टेटमैन नॉर अ ऐसे पॉलिटिशियन। केस में क्या होता है? जैसे हम अक्सर यूएनओ को तो हमने डिस्कार्ड ही कर दिया, एक तरह से राइट ऑफ कर रखा है, लेकिन ये जो WTO होते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी हस्तक्षेप नहीं करती। टैरिफ के टाइम पे नहीं किया, इनका एग्जिस्टेंस क्या है फिर सर? नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आप कहते हैं, ये बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। जो सो कॉल्ड विक्टोरियस स्टेट्स थे, कंट्रीज थे, उनके फ़ायदे के लिए। अब वो रिलेवेंट नहीं रह गई हैं। अब वो हमारा नुकसान तो करती हैं, इनका भी अब नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनको भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम है, इसलिए ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हम छोड़ देंगे, यूएन छोड़ देंगे, यूएन को निकाल देंगे, ये सब कर रहे हैं। ट्रम्प की एक चीज़ है, देखिए ट्रम्प बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में एक प्रेडिक्टेबिलिटी छुपी हुई है। वो ये कि एक बिजनेसमैन की तरह ही स्टार्ट्स फ्रॉम हायर ग्राउंड, हायर डिमांड, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतरते हैं कि अच्छा भाई 90 दिन की छूट दे देते हैं, अच्छा 10% अभी छूट दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, लेकिन तब तक शायद काफी पहले देर हो धमकाते हैं और फिर उसके बाद हाँ, धीरे तब तक देर धीरे। हो सर चुकी मुझे है। आप ही बताएं कि प्रॉपर्टी डील मेकर है। ये बताएं कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला लेता है, जो फर्स्ट हियरिंग वेंसडे को हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बात कही और कि कांग्रेस से पूछे बिना आप नहीं कर सकते, पार्लियामेंट से आपको चाहिए। अगर आगे चलते चलते ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग वो आ जाता है कि आप इमरजेंसी क्लॉजेस यूज़ नहीं कर सकते टैरिफ के नाम पे पूरी दुनिया पे, इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब होता है, तो ऐसे केस में वो सारा पैसा लौटाएंगे कैसे जो वसूली की यही तो है? वो कह रहे थे। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंट को एक मामले में एब्सोल्यूट पावर, मोस्ट पावरफुल पर्सन है सिक्योरिटी के मामले में। बाकी उनको उतना पावर नहीं है, मैं बता दूं। अब वो इंटरफेयर नहीं कर सकते लोकल स्टेट सब में, वहाँ गवर्नर के मैटर में डेली इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, इतना पूरी पावर दुनिया में इंटरफेयर कर रहे हैं सर वो। वो तो बोले सिक्योरिटी, इसलिए कि एब्सोल्यूट पावर ज़्यादा सिक्योरिटी के सेंस में Security है, सेंस। नॉन सिक्योरिटी सेंस में तो उतना पावर नहीं है। अब न्यूयॉर्क के मेयर के मामले में वो पैसा बेशक कम कर दें, जैसे पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, जैसे Day to day interference नहीं हो नहीं कर सकते हो। और वहाँ के स्टेट सब बहुत सारे मामले में हर स्टेट का अपना अपना लॉ है, और एक सबसे पावर एक स्टेट अपना लॉ खुद बना सकता है, उनको है इतना पावर, जो कि इंडिया में नहीं है इस टाइप का। अभी गुप्ता जी बहुत अच्छा बात बता रहे थे, आपने उसको ध्यान से पकड़ा नहीं। आप टैरिफ बढ़ा दीजिए, टैरिफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं रुकता है। इंडिया का सामान इंडिया का लेबल नहीं लगेगा, और दुबई में एक वेयर हाउस खोल देगा, दुबई का लेबल लगा देगा, ठीक, फिर आपको अमेरिका सप्लाई कर देगा, भेजेगा आप ही क्या। पाकिस्तान में ऐसा नहीं क्या ट्रेड नहीं चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, लेकिन इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, चीज़ें महंगी हो जाती महंगी हैं, हो जाती है। ठीक है। और जब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो आपका बिक्री कमेगा, फिर गवर्नमेंट का भी इनकम कमेगा। नंबर 2, इंडिया में एक अमेरिका में फ़र्क है। इंडिया में तो चीज़ें होता है, जब चाइना का एक तरीके से जब हुआ था डिफरेंसेज, तो हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया चाइनीज माल नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा नेशनलिज्म कंपेयर टू अमेरिकन बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं सब चीज़ों में। एक नेशनलिज्म की एक भावना है कि मर जाएंगे भूखे पेट रहेंगे, लेकिन चाइनीज माल नहीं लेंगे। दूसरा, अमेरिका में आप देखेंगे, इकोनॉमिस्ट इनको पता होगा कि वहाँ लोग हर चीज़ में लोन ले लेता है। मतलब कौन सा फेमस सिंगर जो मारा था, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपया लोन था। तो डेट जीडीपी रेशो देश का ही 1:1.4 है, वो कहाँ से आया है? कहाँ से? जो भी आदमी मरता है करोड़ों लाख रुपया लोन लेकर मर जा रहा है वहाँ पे। और हम लोग क्या इकोनॉमी 2009-10 में यही हुआ था लेमन ब्रदर्स। हमारे कंट्री में क्या है कि हम लोग कितना भी कमाए, अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 50,000 बचाने के लिए सोचते हैं, अगर 1000 कमाते हैं 500 बचाने के लिए सोचते हैं। लोन से जल्दी घबराते हैं। हाँ। मतलब कुछ भी जल्दी लोन नहीं घबराते थे कम से कम। हाँ, अब तो यहाँ भी बदलाव आ रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उतना फिर भी बचपन से यही बताया गया है कि लोन नहीं ले तो ही बेहतर मतलब रहेगा। एक टेंडेंसी बात है।
इसलिए आप देखेंगे कि अभी जब टैरिफ भी लगाया ट्रंप, तो कहाँ मार्केट पर इंडिया पे असर पड़ा? क्या ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। माइनर हुआ, हिल डोल के फिर वापस रिकवर कर गया। बात समझ नहीं तो अब भारत में जैसा आपने कहा होने लग गया है, बहुत महंगाई है, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, बहुत महंगाई है, ट्रैवल हो रहा है। कार बंद कर देंगे, मोटरसाइकिल चलना शुरू कर देंगे। देखिए कई चीज़ें जो हुई, बात समझ रही है, मोटरसाइकिल चलना शुरू कर देंगे, अननेसेसरली कहीं नहीं जाएंगे हम। अब कर दिए, हम लोग जानते हैं अपने आप कटौती कर, लेकिन अमेरिका में चीज़ें नहीं है। एक्चुअली दो तरीके के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स भी हैं। एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कोविड में भी अमेरिका का और इंडिया का दो डिफरेंट तरीके से हमने हैंडल किया। वहाँ उन्होंने लोगों को पैसे दिए जिससे कंजम्पशन बनी रहे। इंडिया में हमने वो पैसा उस तरह से दिया कि सप्लाई उतनी बनी रहे जितनी कंजम्पशन हो रही है उस सिचुएशन में। वी आर नॉट गिविंग आर्टिफिशियल इंजेक्शन, नहीं लगा रहे थे। तो ये दो अलग अलग तरीके की फ़िलॉसफी हैं। अमेरिका की फ़िलॉसफी में ये है कि आप कंज्यूम करते रहिए। कंज्यूम करके क्या होगा? अगर आप ओवर कंज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे? डेट रेज करेंगे। डेट कौन लेगा? कोई और देश लेगा। आपको पता है जापान और चाइना के पास अमेरिका का जो मेजर डेट है 22-23% इज विद 2 कंट्रीज, 2 देशों के पास है, जापान और चाइना। तो आपने ओवर कंज्यूम किया, उन्हें दे दिया। इसीलिए आज देश में, दुनिया में ये बात होनी शुरू हो रही है। डी डॉलराइजेशन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि डी डॉलराइजेशन की बात है। डॉलर, एक रुपया क्या चीज़ होती है? IOU होता है। देश कहता है IOU, ये लाओगे 100 रुपये का सामान ले जाना। अब आप सोचिए कि आपको डेट लेने वापस जाना है, या आपके फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर पड़े हुए हैं जिसको आप कह रहे हैं ये मेरा एसेट है, और सपोज वो डॉलर इटसेल्फ इस स्थिति पे आ जाता है कि वापस देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए गोल्ड बढ़ रहा है, क्योंकि अब देश गोल्ड खरीद के रख रहे हैं करेंसी को बैक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जिस टाइम हो रही हैं अमेरिका के लिए, इट इज़ टू माई माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक जैसे बहुत बढ़ने के बाद देश का डाउनफॉल शुरू होता है, मेरा अपना मानना ये है कि ये वो स्थिति में अमेरिका है। ऐसा नहीं कि कल मर जाएगा, पर अब एक चीज़ और, बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ अमेरिकन सुप्रीमेसी डेफिनेटली ऐसा। आप इकोनॉमिक्स आपसे क्यों जानना चाहिए? इकोनॉमिक्स में एक वर्ड होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मार्केट का फ्लो के अंदर एक कंटिन्यूटी बना रहे। हमको लगता है कि अमेरिका के अंदर उस कंटिन्यूटी का जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना भी स्टार्ट हो गया। अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले कल में लगता है कि 2 महीना 4 ट्रम्प का अगर यही हाल रहा तो कंटिन्यूटी अगर कहीं डिस्टॉर्ट हुआ, हाँ बिल्कुल, तो इकोनॉमिक एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ। और बड़ी समस्या ये है, मतलब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आपके पास 1/3 दुनिया का डेट है तो आपको मरने भी नहीं देने सकते। मतलब आप मरेंगे तो साथ में बहुत सारे अभी जो बीच में, हालांकि बड़ी पुरानी चर्चा थी, पर इस बात का डर जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि अमेरिका जाए बच्चे पढ़ने या नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास पूछने कि यार आप लोग समझते हैं, आप ये बताएं कि बच्चे को 12वीं कर लिया, भेजना चाहते हैं, तो बच्चों को अमेरिका, क्योंकि वो वहाँ पे 4 साल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये होता है कि नौकरी भी वहीं करेंगे। अब लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि करना चाहिए या नहीं करना। देखिए मेरे विचार से, मेरा अपना अनुभव कहता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा, एक सपना है। वहाँ जाके अमेरिका हो या कनाडा हो, आपको रियलिटी बहुत पता लगती है। मेरा अपना बेटा वहीं से, उसने ग्रेजुएशन किया और वहीं पर एक बैंक में है। वो जो आया तो वो कह रहे थे कि वहाँ क्या है कि, पर सर ये भी तो होता है ना कि पैसे बहुत सेव कर लेता है आदमी वहाँ से। आप हाई इनकम्स हैं, सेव ज़्यादा हो जाता है। 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन माने जाएंगे, जैसा कि देखिए रेशियल अटैक्स वगैरह हो ही रहा है, और तो पूरे विश्व भर में। दूसरी चीज़ ये है कि पैसे भले आप वो कर लें। अब मुझे पता है कि अगर आपको कोई बीमारी है, आप इंश्योर्ड वगैरह भले हैं, तो आप किसी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेंगे तो 2 महीना लगेगा। 2 महीना अपॉइंटमेंट लेने में, उसने टेस्ट कहा वो 1 महीना लग जाएगा, फिर से उसको दिखाने के लिए। इसीलिए जब भारत आते हैं लोग अपना ये सब टेस्ट और चेकअप कराने, तो आप वहाँ जिंदा रह पाएंगे कायदे से? तो एक ये तो चीज़। फिर इसमें तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है। मेरे दोनों बेटे अमेरिका नहीं गए, उन्होंने यहाँ ISB से पढ़ाई करी, क्योंकि उस टाइम हमने बहुत रिसर्च करी, और रिसर्च करने ये के बाद, आपने कितने पुरानी बात ये बता? 1.5 साल पुरानी। 1.5 साल पुरानी, अभी की नहीं, 1.5-2 साल। हम तो खैर पहले से भी यही कहते थे।
पर आपका नॉर्मली क्या होता है, आप डिसीजंस लेते हैं पास्ट देख के। पास्ट में अमेरिका वॉज अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसमें कोई शक नहीं है। जो 90s में लोग गए, 80s में गए, 70s में गए, 70s वालों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। 90s वालों ने भी काफ़ी अच्छा किया है। स्टेटस सिंबल भी है ना, अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, हाँ, स्टेटस सिंबल भी है। अब आपको जब डिसीजंस लेने होते हैं, मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि पास्ट से डिसीजन नहीं लिए जाते, फ्यूचर को देख के डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि आप बच्चों के अगले 20 साल की बात कर रहे हैं। तो अगले 20 साल में क्या वेस्टर्न इकोनॉमीज रूल करेंगी? किसी हालत में रूल नहीं करेंगी। यूरोप का बुरा हाल है, यूएस बुरे हाल में जा रहा है, ग्लोबल साउथ ही लीड करेगा, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि मार्केट्स यहाँ हैं। अब तो टेक्नोलॉजी भी, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं एक तैमूर बेग साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनका सेशन लीड कर रहा था, तो उन्होंने कुछ ग्राफ्स दिखाए। एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल उसका एक उन्होंने ग्राफ दिखाया। 2008 तक अमेरिका 57 टेक्नोलॉजीज में लीड कर रहा था आउट ऑफ 64। देख कुछ ट्रैक करते होंगे वो कि कितनी लीडिंग टेक्नोलॉजी 2007-8 तक। आज चाइना लीड कर रहा है 55-57 में। मतलब अमेरिका इवन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो आने वाली हैं उनमें वो लीड नहीं कर रहा है। चाइना का ये सब, इसका इम्पैक्ट आज नहीं दिखेगा, अभी तो आपको पुराने वाले का इम्पैक्ट दिख रहा है। आज का इम्पैक्ट आपको 10 साल 10 साल बाद दिखेगा। फर्दर भी ऐड कर दूं, आजकल के बच्चे हमसे आपसे ज़्यादा तेज हैं। वो तुरंत वो डिसीजन लेने में हमसे आप ज़्यादा फास्ट हो गए। वो अब अमेरिका नहीं जाना चाह रहे हैं। ट्रम्प के आने के बाद फिर से इंग्लैंड का थोड़ा थोड़ा क्रेज बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कि अमेरिका में पहले स्कॉलरशिप मिल रहा था, अब तो ट्रम्प नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी सबका फंड कट कर रहा है। बोलता है हमें स्कॉलरशिप देंगे नहीं देंगे। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, और दे भी देंगे तो बोलता है वीज़ा नहीं देंगे। अब तो नया निकाला कि डायबिटीज हो, मोटापा हो, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा यहाँ पे आने के लिए। कैन इमेजिन, जैसे कि अमेरिका में डायबिटीज मोटापा नहीं कल होकर बोले ज़्यादा दुबला है, आपको टीबी हो सकता है, इसलिए आपको वीज़ा नहीं देंगे, आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। रातों रात बहुत सारे लोग भाग रहे हैं वहाँ से अमेरिका से यहाँ पे, समझ रही हैं। अब हम जो ये टैलेंट की बात करते हैं सर, मुझे बताइए कि जो बहुत सारा टैलेंट पूल है जिसकी वजह से आज कहते हैं अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज ऑफ देम, जो दूसरे देशों से आया उसमें भारत भी है, वो टैलेंट आज क्या सोच रहा है वापस जाने का? और फिर अगर वापस जाना है तो आर दे रेडी कि उस तरह की पे स्केल अभी यहाँ सेटअप नहीं होगा वैसा? जो ऑलरेडी जो टैलेंटेड लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर चर्चा है, खासकर सिलिकॉन वैली की ओर आप शायद इशारा करेंगे, उनके लिए भी टाइम है सोचने के लिए, ठीक है। लेकिन टैलेंट अपना रूट बना लेता है, वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिया के ऊपर, इंग्लैंड, वो अपना रूट कहीं ना कहीं बना लेगा। वो आप अंटार्कटिका में बोलिएगा तो वहीं बैठ करके अपना रूट बना लेगा। मिडिल ईस्ट में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में कहीं चला जाएगा, CIS में जाएगा, जा रहा है। और चाइना ने तो ऑप्शन ओपन कर ही दिया है कि आप आइए, इतना मेजर ऑप्शन। आपको मैं बताऊं, हिस्ट्री में पढ़िएगा 18वीं सेंचुरी में जब प्रोटेस्टेंट जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो बाहर जो कंजर्वेटिव कंट्री था, लाइक इटली हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट वो लोग पड़ गए। और जितना भी उस समय यूरोप का 18वीं सेंचुरी में जो टैलेंटेड लोग था वो भाग करके जाने लगा इंग्लैंड इसलिए जाने लगा कि उनको एक इन्वायरमेंट मिला था रिसर्च करने के लिए, राइट। और वो रिसर्च का रिजल्ट हुआ कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हो गया। और इटली में इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव कल्चर था कि गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने दूरबीन को खोजा। अब गैलीलियो गलती से बोल दिया कि भाई वो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। बोला तो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बोल रही है, क्योंकि हम लोग तो बोलते नहीं सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिससे अगेंस्ट, और उसको जला दिया गया। ये वाज किल्ड, लोग डर गए। पादुआ यूनिवर्सिटी का गैलीलियो था वहाँ का स्टूडेंट, उसको मार दिया गैलीलियो को। सब लोग भाग के इंग्लैंड चले गए, सब जगह। आप देखिए ना आइंस्टाइन वगैरह जो जा करके, आइंस्टाइन अमेरिकन तो नहीं था ना, वो भागना पड़ा। तो आप जहाँ पे उसको इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पे लोग माइग्रेट करके जाना शुरू। अब अमेरिका में ये जो एक इन्वायरमेंट था जाने के लिए कि एक प्रोग्रेसिव था, सब कुछ था, एक इन्वायरमेंट, वहाँ से लोग घबरा। अब तो इंग्लैंड में कल देख रहे थे, लंदन में। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अभी भारत सरकार को क्या चाहिए, ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना चाहिए कि लोग आएँ। क्योंकि अभी देखिए एक चीज़ तो हो गई है कि आप देखिए $2,000 यानी कि करीब 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपये जिसको यहाँ मिलेगा वो बड़े आराम से रह रहा है।
हाँ, मकान, बच्चों की एजुकेशन वगैरह वो करके 1,90,000 2,000 में ठीक ठाक आप, अगर आप यंग हैं तो वहाँ $2,000 में आप बहुत समस्या है। तो कम से कम ये हो जाए, हमारी जो इकोनॉमी जो है, हमारी जो लिबरलाइजेशन हुआ है, जो टर्शरी सेक्टर्स आ गए हैं, उससे ये हुआ है कि आप पर उतने आराम भारत से सरकार को भी ये जो इस तरह की जो ज़मीन लॉजिस्टिकली भी देनी होगी, या तमाम जो चीज़ें हैं उसके लिए भी बहुत, आई थिंक अभी चुनौतियां बहुत हैं। नहीं, देखिए, बहुत startup चुनौतियां वगैरह हैं। इसमें थोड़ा सा स्टार्टअप्स का जिक्र कर लें, स्किल डेवलपमेंट की थोड़ा भी सा बात होती है। इसमें ऐड करता हूँ, उन्हीं की बात को आगे ले जा रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ चीज़ें एक साइकिल ऑफ कंट्री में इम्पेरेटिव हो जाती हैं। मैं एक ब्रिटिश कंपनी इंडिया में चलाता हूँ, रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल, जिसको मैं लाया था 2000 में। तो उस टाइम मैं बहुत ब्रिटिश एम्बेसी जाया करता था। तो मार्गरेट थैचर का एक मैं भाषण था, उन्होंने कहा हमने सबसे बड़ी गलती करी जब हमने वीज़ा रेगुलेशंस टाइटन कर दिए स्टूडेंट्स के लिए। पहले वहाँ पर भी यही होता था कि आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आप 2-3 साल काम कर सकते हैं, फिर उन्होंने उसको ज़ीरो कर दिया था, जिसकी वजह से टैलेंट का फ्लो वहाँ कम हो गया था, क्योंकि देश टैलेंट से बनते हैं। अमेरिका ने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया, वो बने। लेकिन अब सवाल ये आता है, बंद क्यों किया था, उन्होंने क्यों बंद किया था? और इतनी अकल सबको है, जब उन्होंने बंद किया था तो हम क्यों बंद कर रहे हैं? मुझे लगता है एक स्थिति ऐसी आती है, उसमें पॉलिटिकल कंपल्शंस होने शुरू हो जाते हैं। अब आपका जो अंदर वहाँ पर लोग बैठे हैं वो अगेंस्ट होते जा रहे हैं इस सब के। तो वो अब हर, इनफैक्ट अगर आप ग्लोबली भी अब देखेंगे तो वो जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था, मुझे लगता है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर भी अब खत्म हो रहा है। एवरीबडी इज लुकिंग इनसाइड, इनवर्ड। उसमें इनवर्ड देखते देखते ये सारी चीज़ें कंपल्सिवली करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि वोट जीतने के लिए करनी पड़ती हैं, पावर में आने के लिए करनी पड़ती हैं, जिस भी वजह से करनी पड़ती हैं, करनी पड़ जाती हैं। पर आगे जाने में डेफिनेटली टैलेंट का पूल वहाँ जाना कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। और अगर कम होगा तो उसके इम्पैक्ट आएंगे। और जैसा मैंने बताया, मैं तो सरप्राइज था एक्चुअली वो देख के कि आज चाइना उस 57 टेक्नोलॉजीज में लीड कर रहा है आउट ऑफ 65-66 जो भी वो ट्रैक करते हैं। चाइना ने तो ये साइलेंट रिवॉल्यूशन कर ली है। हाँ, और वो सब हेल्थ टेक और उन सब क्योंकि हमारे आखिरी वो इसमें आ रहे हैं क्योंकि बात बिहार और ये मुफ्त की स्कीम्स की हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी वो $2,000 देने पड़ रहे हैं, व्हाट्सोएवर रीज़न। एक ये चर्चा आखिरी दौर में मैं करना चाहती हूँ कि कितना सही है। फॉर एग्जाम्पल बिहार, अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि लेबर ही नहीं है वहाँ पर। तो ये मुफ्त, मतलब फ्री बीज वर्सेस आप वेलफेयर के नाम पे आप फ्री बीज सबको सब कुछ दे देंगे, आलसी बना दे। तो ये कैसे है सर? और फिर ना सिर्फ भारत, ये तो अमेरिका में भी यही हो रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने से बोला भी है कि आप ऐसे फ्री में कैसे पर सर सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट करता है, इस पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन कब होगा? नहीं, ऐसे भी जब देखिए, अभी तो अमेरिका में 2,000 मंथली देगा या वन टाइम देगा। अगर वन टाइम भी देता है तो 2,000 को बहुत बड़ा कुछ जीवन बदलने वाला नहीं, $2,000 से, बात समझिए। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल से वन टाइम। ठीक है सर, 10,000 रुपए खाते में महिलाओं के जाना बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा बर्डन था। नहीं, बिहार में देखिए, पहले जो बिहार में जो 400 पेंशन था, जो 60 ईयर से ऊपर के सीनियर सिटीजन के लिए, 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया, 1100 पे कर दिया। एक बात बता रहे हैं, आप 1100 के लिए लाएंगे आप कहाँ से? इतना टैक्स पेयर का पैसा है। आप गांव में वाकई में चलिए, बिहार में सब इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, ये आलसी लोग इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा, मैं बता दूं, इंग्लैंड में जब थे वहाँ पे 2.5 महीना, तो एक इंडिया हाउस जो लाइब्रेरी हम लोग दिल्ली आते थे अपना रिसर्च करने के लिए, तो एक कश्मीरी आते थे। तो बोले कि सर आप लोग कब से हैं? तो बोले कि मैं 40 साल से हैं। बोला खर्च कैसे चलता है? बोला 700 पाउंड पेंशन मिलता है अपना, उतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट वाले को पेंशन मिलता है। अब वो सब बंद हो रहा है। अब हेल्थ सेक्टर भी इंग्लैंड का हिल गया, पेंशन वाला भी हिल रहा है। तो यहाँ भी कितना दिन चलाएंगे आप? इंग्लैंड का तो दुनिया से लूटा हुआ पैसा था, हाँ, तो चल रहा अब खत्म हो रहा है, खत्म होएगा। कल देखिए ना, कल इंग्लैंड लंदन के अंदर लाखों लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। बोला है कि ये जो माइग्रेशन सब हो रहा है आउटसाइड, उसको बंद करो, भगाओ इनको यहाँ से। पता है लंबे समय से चल रहा है, बिल्कुल। कल तो बहुत सीरियस हो गया, कल तो लंदन बहुत बड़ा हो गया। जो सवाल था उसका एक वो भी आप तो जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स में भी है कि भूखे को मछली देने के बजाय उसे मछली मारने की ट्रिक बताइए। हाँ, और फिर बात यह है कि अब जैसे बात होती है कि पलायन मुद्दा है, बिहार चुनाव शुरू होने से पहले पलायन मुद्दा है।
पर उस पलायन के मुद्दे पे तो बात हुई नहीं। उनकी माओं को उनके घर में 10,000 रुपए भेज दिए। तो सोल्यूशन, चाहे हम लंदन की बात कर लें, यूके, अमेरिका, भारत, सोल्यूशन तो है ही नहीं। It is like bribing the nation. ये One way or the other. सबसे चाहिए कि ये सस्टेनेबल है क्या? नहीं है सस्टेनेबल। कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ से आएंगे? फाइनली कंट्री सफर करेगा। सर हिमाचल कर ही रहा है ना वही सफर मैं सर। बता रहा हूँ। और हिमाचल में हिमाचल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप उधर आप वो दे रहे होते हैं और उधर आपके पास सरकार के पास पैसे नहीं पैसे होते नहीं, हैं, सरकारी तनख्वाहें नहीं आ रही हैं कर्मचारियों को 3-3 महीने से, 2-2 तीन-तीन महीने वही से। मैं बता रहा हूँ। मैं वहाँ कहीं बैठा हुआ था नालागढ़ में, बिल्कुल। तो वो कह रहे 2-2 महीने से तनख्वाहें सरकारी नहीं है। तनख्वाहें नहीं है। देखिए, आप गवर्नमेंट का भी तो यही था कि हाँ भाई बस में ट्रेवल फ्री कर दो, बिजली का इतना वो कर दो। क्या हुआ? जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में। कॉपी तो देश सर में अरविंद घाटे में। केजरीवाल को ही किया गया है। हाँ। अब वैसे भले ही साउथ से शुरू हुआ हो, अब आप बताइए वेलफेयर स्कीम में आप लड़की को सोना देंगे, आप टीवी दे देंगे, कुकर दे देंगे। पॉलिटिक्स है, अम्मा की पॉलिटिक्स है। लेकिन क्रेडिट अम्मा थाली एक अलग चीज हो गया। साइकिल तक, स्कॉलरशिप तक नहीं। तब तक ठीक था कि आप उससे एजुकेट हो रहे हैं, जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें। बहरहाल आज हमने चर्चा की और मुझे लगता है कि जो कुछ भी सवाल आपके मन में थे उसका जवाब मिला होगा। और इस लिंक के साथ आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि अगली बार आप किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। आप सभी एक्सपर्ट्स का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।